नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 2 दिन बाद आज फिर से बढ़ोतरी कर दी है। गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दाम में 15 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। आज हुई बढ़ोतरी के बाद कई शहरों में पेट्रोल 110 रुपए लीटर के करीब पहुंच गए। बता दें कि तेल कंपनियों ने इससे पहले सोमवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई थी। गुरुवार को हुई तेल के दामों में बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 101 रुपए 54 पैसे पहुंच गए हैं। राजधानी दिल्ली में मई से लेकर अब तक 39 बार तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इन 39 दिनों में पेट्रोल 10.79 रुपए और डीजल 8.99 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष का सरकार पर हल्ला बोल। इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज हस्ताक्षर अभियान चलाने का ऐलान किया है। हस्ताक्षर अभियान के तहत कांग्रेस हरियाणा के पेट्रोल पंपों पर जाकर लोगों से बढ़ती महंगाई पर चर्चा करेगी। साथ ही कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को सदन में भी उठाने का फैसला लिया है। आज काशी में 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। काशी और पूर्वांचल के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएंगे आगे। आज हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे बंडारू दत्तात्रेय। सुबह 11:20 पर राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बंडारू दत्तात्रेय को दिलाएंगे पद एवं गोपनीयता पद की शपथ। दत्तात्रेय हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। सुबह 11:30 बजे राजभवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में सीएम मनोहर लाल, विधानसभा स्पीकर समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कैबिनेट बैठक में आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें कुल 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश भर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 6 आयुष कॉलेज, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। वहीं उन्होंने केंद्र के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ की बहाली करने पर भी निर्णय लिया गया है। अब डीए की दर को 17% से बढ़ाकर किया जाएगा। इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। खोरी गांव में प्रशासन की तरफ से तोड़फोड़ की गई। इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। इसी दौरान नगर निगम की कमिश्नर गरिमा मित्तल ने तोड़फोड़ को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गुरुवार को तोड़फोड़ की जाएगी। वहीं खोरी गांव के लोगों को पुनर्वास नीति के तहत बापू नगर और डबुआ कॉलोनी में फ्लैट दिए जाएंगे। दिल्ली तक पहुंची खोरी गांव में कार्रवाई की। आज तोड़फोड़ के विरोध में हरियाणा भवन के बाहर सामाजिक संस्थाओं और स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा किया गया रद्द। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सीएम मनोहर लाल से की मुलाकात। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई मुलाकात। सिरसा में विकास कार्यों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में पूर्व सीएम हुड्डा को मिली राहत। हाईकोर्ट ने विशेष ईडी कोर्ट की कार्रवाई पर लगाया स्टे। 18 अगस्त को होगी हाईकोर्ट में अगली सुनवाई। गुरुग्राम से हरियाणा के पेट्रोल पंप गुरुवार से पर कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति। सदन में भी उठाया जाएगा महंगाई का मुद्दा। बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है। इस दौरान वत्स ने गृह मंत्री विज को एक पत्र सौंपकर उनके क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के मामलों से अवगत करवाया। इसके साथ ही विधायक कुलदीप वत्स ने गृह मंत्री से मांग की है कि बादली में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। विधायक वत्स ने गृह मंत्री से यह भी अपील की है कि नशे के फैलते कारोबार पर नकेल कसने के लिए वो पुलिस प्रशासन के सख्त आदेश जारी करें।
मौसम खराब होने और किसानों के विरोध के चलते सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम रद्द हो गया। सीएम के कार्यक्रम रद्द होना किसानों ने अपनी बड़ी जीत बताया। वहीं किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सीएम का कार्यक्रम तो रद्द हो गया है, लेकिन 16 जुलाई को हम खेल मंत्री संदीप सिंह को यमुनानगर में घुसने नहीं देंगे। सिरसा में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दों पर बातचीत भी की है। वहीं किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को कदम बढ़ाते हुए बातचीत का माध्यम अपनाना चाहिए। बुधवार के मुकाबले आज फिर कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में एक दिन में 40 नए मामले सामने आए। इलाज के बाद एक दिन में 50 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि 8 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रदेश में फिलहाल 854 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। सिरसा जिले में अब तक लगभग 3,96,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन जितनी वैक्सीन की जरूरत है उसके अनुसार कम आपूर्ति के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूसरी डोज लगवाने वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। विज ने कहा है कि ये राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये टीकाकरण कार्यक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि प्रदेश के सभी लोगों का टीकाकरण नहीं होता। किसान आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि तिरंगा यात्रा का विरोध सही नहीं होगा, क्योंकि ये कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं बल्कि देशभक्ति का कार्यक्रम है। किसान यूनियन और कांग्रेस को भी तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने किसानों को लेकर कई अहम मुद्दों पर बात की है। साथ ही कहा है कि उपद्रव मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने युवा मोर्चा पदाधिकारी की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें गौरव गौतम को प्रदेश का राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। सिरसा के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने मंगलवार शाम को बरनाला रोड स्थित कार्यालय में पहुंचकर पदभार संभाला। पदभार संभालते ही उन्होंने जिले भर के डीएसपी और थाना प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक ने निर्देश देते हुए कहा कि गैर कानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में तेजी लाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो थानों में शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों की बात पहले सुनी जाए। डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान सभी थाना प्रभारियों से प्रगति रिपोर्ट भी ली गई है और लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने जाने के निर्देश दिए। अब सरकारी राशन डिपो में अनाज लेने के लिए उपभोक्ताओं को लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और न ही राशन कम मिलने की शिकायत का कोई मौका रहेगा। दरअसल गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित कर दिया गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि ग्रेन एटीएम लगने से सरकारी दुकानों से राशन लेने वालों के समय और पूरा माप न मिलने को लेकर तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस मशीन को लगाने का मकसद राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये मशीनें न केवल सरकारी डिपो संचालकों को अनाज वितरण में सहायक साबित होंगी, बल्कि इससे डिपो संचालकों का समय भी बचेगा। अंबाला में गृह मंत्री और एसएसपी की तरफ से चलाए गए नशा मुक्ति अभियान का असर दिखने लगा है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत सीआईए 2 कई बार नशा बेचने और दूसरे प्रदेशों से नशे की खेप लाने वालों को जेल भेज चुकी है। मध्य प्रदेश से लेकर आया था अफीम। इस बार भी मध्य प्रदेश से ट्रकों के जरिए अफीम लाने वालों को सीआईए 2 ने गिरफ्तार किया और पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भेज दिया है।
भवानीखेड़ा के पुरगांव के लोगों में पानी की परेशानी को लेकर रोष बना हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों ने जलघर में ताला जड़ दिया। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में पिछले 2 सालों से गंदा पानी की सप्लाई हो रही है, जिसको लेकर ग्रामीण कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस के तस बनी हुई है। इतना ही नहीं, गांव में गंदगी का आलम इस कदर बढ़ गया है कि जलघर के टैंकों में मरी हुई मछलियां तैर रही हैं। बावजूद इसके कोई अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहा। सोनीपत के गांव शाहजादपुर की आधी आबादी पिछले काफी महीनों से पेयजल की समस्या को लेकर जूझ रही है। गांव की महिलाएं और पुरुष पर्सनल सबमर्सिबल से पानी लाकर अपने घरों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि वो कई बार अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दरअसल इस गांव में पानी सप्लाई के लिए 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक ट्यूबवेल ठप पड़ा हुआ है और दूसरे ट्यूबवेल से पानी के साथ मिट्टी निकलती है। जब इस मामले में हरियाणा न्यूज ने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता से बात की, तो उन्होंने कहा कि गांव में जल्द पेयजल की समस्या का समाधान होगा। भीषण गर्मी और ऊपर से पीने के पानी की किल्लत के चलते बहादुरगढ़ के लोग इन दिनों काफी परेशान हैं। पानी की किल्लत से परेशान सेक्टर 9 के रहने वाले लोगों ने हूडा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने आए लोगों का कहना है कि वे विभाग के अधिकारियों को कई बार अपनी समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों ने उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया। लोगों का कहना है कि जमीनी पानी खारा होने के कारण पीने लायक नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें रोजमर्रा के काम करने में काफी परेशानी हो रही है। जब लोग हूडा कार्यालय में प्रदर्शन करने पहुंचे, तब विभाग का कोई बड़ा अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं था। बाद में विभाग के जेई ने लोगों को समझा बुझाकर वापस घर भेजा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि समाधान नहीं हुआ तो वे फिर प्रदर्शन करेंगे। फतेहाबाद में बुधवार को किसानों ने नहरी पानी को बढ़ाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। किसानों का कहना था कि फतेहाबाद और उसके आसपास के इलाकों में पीने के पानी की भी भारी कमी हो गई है, लेकिन नहरी विभाग के द्वारा 1 महीने में केवल 7 दिन ही नहरी पानी दिया जा रहा है, जिसके चलते किसानों की फसलें भी सूख रही हैं। इसी को लेकर किसानों ने 1 महीने में नहरी पानी की सप्लाई 15 दिन करने की मांग को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। किसानों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की और प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। फतेहाबाद नगर परिषद में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुए विवाद के बाद आरोपियों की गिरफ्तारियों की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी लामबंद हैं। नगर परिषद के सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने के बाद शहर में सफाई व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। सफाई कर्मचारियों ने 2 टूक कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वे काम को इसी तरह ठप रखेंगे। इस कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय में धरना भी दिया। हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत विभाग की अधिसूचना के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया संपन्न करवाई गई, जिसमें गोहाना, मुडलाना और कथूरा खंड के लिए वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया ड्रॉ द्वारा करवाई गई। आपको बता दें कि अब की बार सरकार द्वारा पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है। सिरसा के गांव पंजुआना में पुलिस नाके पर तैनात पुलिसकर्मी का वाहन चालक से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि 15 अप्रैल को वो सिरसा कोर्ट में पेशी के बाद वापस गांव लौट रहा था। तभी पंजुआना के पास नाके पर पुलिसकर्मी ने उसे रुकवा दिया। हेलमेट और मास्क पहनने के बावजूद उसे चालान काटने की धमकी देते हुए रिश्वत देने की बात कही गई। अंबाला में डाक विभाग छोटे बड़े व्यापारियों के लिए निर्यात केंद्र खोलने जा रहा है। इससे एक्सपोर्ट के काम में बढ़ावा मिलेगा और व्यापारी दूसरे देशों में अपना सामान आसानी से बेच सकेंगे। इस कदम से व्यापारियों को कस्टम क्लियरेंस के लिए दिल्ली कस्टम विभाग के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे।
व्यापारियों ने बताया कि अंबाला में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। केंद्र सरकार की इस पहल से उन्हें व्यापार करने में काफी सुविधा मिलेगी, जिससे विदेशों में बिजनेस बढ़ सकेगा। फतेहाबाद में नगर परिषद में अधिकारियों और प्रॉपर्टी डीलर के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मारपीट के विरोध में हड़ताल के चलते फतेहाबाद के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से शहर में कूड़े के ढेर लग गए हैं। वहीं लोगों के घरों में 2 दिनों का कूड़ा इकट्ठा हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बड़े अधिकारी मामले को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यमुनानगर में अवैध शराब पर अंकुश लगाने और कच्ची शराब, हाथकाड़ी शराब की संभावनाएं भी ना हो, इसके लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त खुद गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही लोगों को बता रहे हैं कि अवैध शराब या कच्ची शराब किस तरह घातक हो सकती है। यदि ऐसी कोई भी गतिविधि हो तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस या आबकारी विभाग को दी जानी चाहिए। आबकारी एवं कराधान आयुक्त अमित खनकवाल का कहना है कि आगे भी इस तरह की जागरूकता जारी रहेगी। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर चल रहा विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद जिले भर के प्रॉपर्टी डीलर्स लामबंद हो गए हैं। बुधवार को फतेहाबाद के होटल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कहा गया है कि पुलिस ने मामले में आरोपी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बजाय प्रॉपर्टी और समाज सेवियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पानीपत के ददलाना गांव में रिफाइनरी सुपरवाइजर के घर में घुसकर हत्या का मामला सामने आया। हत्या का आरोप गांव के ही 2 लोगों पर अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप लगा है। इस हमले में 3 लोग बुरी तरह घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए पानीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चचेरे भाई बलवीर ने बताया कि लॉकडाउन में पेमेंट न मिलने के कारण उन्होंने ठेका छोड़ दिया। तब उनके करीब 6 लाख रुपए कंपनी पर देनदारी थी। उनके बाद गांव के ही बिरजू और बंटी ने कंपनी में गाड़ियों का ठेका लेने के साथ उनकी बकाया देनदारी देने का वादा किया। आरोप है कि काफी समय बाद भी दोनों ने यशपाल राणा के बकाया रुपए नहीं दिए, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच में कई बार कहासुनी हुई। बलवीर ने बताया कि मंगलवार देर शाम को यशपाल अपने घर पर था, तभी उसकी हत्या कर दी गई। अंबाला में बुधवार सुबह झमाझम बरसात हुई। एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। सोनीपत में मानसून के दूसरे दिन हुई बारिश से रेलवे अंडर ब्रिज में पानी जमा हो गया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि हर बारिश के मौसम में यहां पर यही हाल होता है। करनाल में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसके बाद जलभराव जहां समस्या बना हुआ है, वहीं खेतों में भी काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया। खेतों में ज्यादा पानी इकट्ठा होने की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। जिस मानसून का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे थे, उस मानसून की पहली बौछार ने ही प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। मानसून आने से पहले प्रशासन लाख दावे करता है कि वो इस मानसून के लिए तैयार है। पहले भी मानसून की तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन बुधवार को कुरुक्षेत्र में हुई बारिश ने प्रशासन के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी। महम में उस वक्त एक शख्स की जान जाते जाते बच गई, जब खुले सीवर में उसकी बाइक गिर गई। दरअसल महम में क्रांति चौक के गोहाना मोड़ के पास सीवर दबाने का काम चल रहा है। बारिश होने से सड़क पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। ऊपर से सीवर के मेन होल में मजदूरों ने खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से बाइक सवार की बाइक सीवर में चली गई। पंचकुला की जिला अदालत ने एक्सीडेंट मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया। साल 2015 के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी रामलोक को 1 साल की सजा सुनाई। इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सोनीपत में भदाना गांव के नजदीक एनसीआर वाटर चैनल नहर में एक 22 साल के युवक डूब गया। 36 घंटे बाद भी युवक का पता नहीं लग पाया, जिसे लेकर ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने नहर का पानी कम करवाने की मांग की, ताकि परिवार को उनका बेटा मिल सके। वहीं मौके पर मौजूद सीटीएम ने ग्रामीणों को पानी कम करवाने का आश्वासन दिया और ग्रामीणों को वापस भेज दिया।
राई में मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। मानसून से पहले नगर निगम ने नालों की सफाई में 355 कर्मचारियों को लगाया गया था, लेकिन 1 घंटे की तेज बारिश ने नगर निगम के दावों और वादों की पोल खोलकर रख दी। पानी की निकासी न होने की वजह से शहर की सड़कें और गलियां दरिया में तब्दील हो गईं। 1 घंटे की बारिश के दौरान शनि मंदिर अंडरपास पर पानी भर गया, जिससे लोगों का काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। सोनीपत में बैंकों और एटीएम में चोरी और लूटपाट की घटनाएं सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। इस तरह की वारदात की मुख्य वजह एटीएम में सुरक्षा की कमी की वजह होती है। कई एटीएम में सुरक्षा गार्ड तक नहीं होते, जिसके बाद से चोर ऐसे एटीएम को अपना टारगेट बनाते हैं। अब प्रशासन ने ऐसे एटीएम की पहचान करने का फैसला लिया है जहां पर सुरक्षा इंतजाम की कमी है। सिरसा के हिसार रोड पर बुधवार शाम को अचानक एक पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से स्ट्रीट लाइट का खंभा भी गिर गया। इस हादसे में 2 ई-रिक्शा और एक महिला चपेट में आते आते बच गई। सड़क पर पेड़ गिरने से हिसार रोड पर जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस व यातायात पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से सड़क पर गिरे हुए पेड़ को हटाया गया। अंबाला चंडीगढ़ रोड पर जेल लैंड के समीप बने पुल के नीचे से एक महिला का शव बरामद हुआ। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव की तलाशी ली, जिसके बाद यह पता चला कि महिला चंडीगढ़ की रहने वाली थी।